नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और मौज कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग रोज रात 10 बजे मिलते हैं और रोज रात 10 बजे की इस क्लास में इंडियन पॉलिटी के साथ डिस्कशन करते हैं, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक प्रॉपर डिस्कशन चलता है प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और उसी सेशन में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस 2020 की डेट आ चुकी है प्रीलिम्स की, अपर की एग्जाम की, और उसी को पूरा का पूरा टारगेट करते हुए हम लोग ये श्रृंखला चला रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस की सीरीज होती है वो न सिर्फ यूपी पीसीएस अपर के लिए बल्कि सारे के सारे एग्जाम जो कि किसी भी स्टेट लेवल के हों या किसी भी परीक्षा से संबंधित हों, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी सारी की सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज होती है। खैर, आप जैसे लोअर की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं या इससे संबंधित किसी भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। खैर, जैसा कि आप सबको पता है कि दिस इज माई रेफरल कोड विपुल10, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 10% ऑफ मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की इस कैटेगरी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो लगभग न सिर्फ मुझसे बल्कि मेरे अलावा भी आपको लगभग 45 एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, और सब बढ़िया एजुकेटर हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट देखते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा फायदा जो आपके लिए होता है कि एक सब्जेक्ट आप एक से अधिक एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, यानी एक सब्जेक्ट आप एक से अधिक एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यूपी पीएससी यानी पीसीएस अपर, लोअर या जो भी इससे संबंधित एग्जाम होते हैं जुडिशियल को छोड़ के, और यूपी ट्रिपल एससी जो भी इससे संबंधित एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम से संबंधित समस्त कंटेंट आपको मिलता है, वो चाहे प्रीलिम लेवल का हो, चाहे वो मेंस लेवल का हो, या जो है हाँ, कुछ ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। तो खैर, अगर आप इस कैटेगरी को ज्वाइन करते हैं तो जो आपका फी स्ट्रक्चर है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, ठीक है, 12 महीने का जो कोर्स है आपका वो 7,000 रुपया का है। लेकिन अगर आप इसमें ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं VIPUL विपुल10, देन आपको ये 10% ऑफ हो जाता है। ये मात्र 6300 रुपये का रहता है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर 2 साल का लेते हैं तो 8,400 रुपये का है, इसमें भी आपका 10% ऑफ हो जाता है। मात्र 6300 रुपये में भैया आपको पीसीएस का सारा कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहा है। इवन मात्र 6300 रुपये में अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में विजिट करते हैं तो सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो भी संडे संडे। लेकिन यहाँ आपको 6300 रुपये में 45 से ज़्यादा एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, जो लाइव बैचेस चलते हैं वो देखने का मौका मिल रहा है, सबके पुराने कोर्सेज की रिकॉर्डेड वीडियो देखने का मौका मिल रहा है, और उसके साथ साथ आने वाले बैचेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है, पुराने बैचेज के वीडियोस देखने का मौका मिल रहा है, यानी सारी की सारी क्लासेस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फायदा है अनअकैडमी ज्वाइन करने का। खैर, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू अगर आप पे करेंगे तो मात्र 583 रुपये, और इधर मात्र 350 रुपये, ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। चलिए शुरू किया जाए। आप सभी लोग तैयार हैं भैया? सभी लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए, प्रश्नों का संग्राम आपका शुरू किया जाए या नहीं? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। खैर, पहला सवाल आपके लिए ये रहा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तब तक आप जुड़ते रहिए। ओके, वेलकम। शुरू किया जाए भैया। पहला सवाल आपके लिए ये रहा कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यानी प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, यानी किसी भी विधेयक पर अधिनियम बनने से पहले प्राइम मिनिस्टर को उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। सेकंड कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, ठीक है। आप लोग जवाब दीजिएगा, पोल आपके सामने है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, ध्यान से।
है ना, जज्बाती मत होइएगा, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, खतरनाक सवाल है। स्वागत है भैया, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है, जो लोग पुराने हैं उनका भी स्वागत है। मात्र 39%। सही नहीं पूछा है? क्या पूछा है? कौन सा सही है कौन सा गलत है? पोल गलत है क्या? एक मिनट रुको, फिर से देते हैं। क्या पूछा है? कौन किसी विधेयक को, क्या पूछ रहा है? किसी विधेयक को अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है। ठीक तो था, इसमें क्या गलती थी? ठीक तो पोल दिया था, फिर क्या लिए बोल रहे थे सही नहीं है? कसम से, मतलब फर्जी, फर्जी से जो है क्या कहते हैं उसको कैंसिल करा दिए। अब 33% लोग जो 54% में बदल गया, 33% लोग 54% में बदल गया है। अच्छा, दोनों पॉइंट राइट है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, देखते हैं भैया, देखते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, तो बताओ भैया, किसी विधेयक को अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, तो क्या होगा? ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। बोलो यस और नो। यस। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से कर सकता है? नहीं। किसी भी व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं मंत्री बनाया जा सकता है विद इन 6 मंथ। उसे क्या लेनी है? मेंबरशिप लेनी है, यानी विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। ये भी स्टेटमेंट गलत होगा और ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। और इसमें पूछ रहा है क्या कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना? यानी ऊपर जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो एक बात बताओ, कौन सा सही नहीं है? ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है। दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है ना, तो कौन सा होगा इसमें? एक बात बताइए, एक बात बताइए, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। एक और दो, दोनों दोनों सही नहीं है, तो इसमें क्या होगा? सी होगा। तो आप लोगों ने क्या लगाया है? डी। पोल क्या दिया था? डी। फिर से करो, फिर से करो भाई, फिर से। तो पहले बताना चाहिए था ना तुम लोगों को कि पूछा हुआ है। हाँ आप सही है, तो ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी आपको ना। मैंने नीचे देखा ही नहीं। मेरी क्या गलती है भाई, मैंने नीचे नहीं देखा, नहीं लिखा है कि हाँ लिखा हुआ है। अगर पहले बताया होते तो दिक्कत ना होती। फिर भी 100% नहीं आया। काहे 100% आएगा भैया? काहे 100% आएगा? अरे मैंने ये नहीं, मैंने सोचा सही बोल रहा है। खैर आप सभी को पता है कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर नहीं करने होते हैं, ठीक है? लेकिन उस पर किस पे हस्ताक्षर करना होता है? प्रेसिडेंट को हस्ताक्षर करना होता है, यानी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से कर सकता है। ऐसा नहीं है भैया, किसी भी व्यक्ति को स्वतः आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ आपको मेंबरशिप लेनी होगी। अगर आपने विद इन 6 मंथ मेंबरशिप ना ली तो गई फिर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ जाएगा फिर? रिजाइन करना पड़ जाएगा, यानी आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। चलो ठीक है, मतलब एक पोल क्या गलत दे दिया, मतलब मास्टर को खा जाओ, जान ले लो मास्टर की। कहीं आसपास अगर मतलब कहीं अब बगल में अगर होते तब तो जो है क्या कहते हैं पत्थर वत्थर ना मार देते तुम लोग, कि मतलब ऐसे कैसे पोल गलत दे दिए। है ना? हम, हाँ ये भी अधिकार है आपके, फंडामेंटल राइट है, लगा दोगे आग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके ना। चलिए, पहला सवाल, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में आपको क्या करना है? विचार करना है।
सबसे पहला कह रहा है कि इसे अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली से लिया गया है। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का डिस्क्रेशन होता है, यानी विवेकाधिकार होता है। सरल सवाल है, ध्यान से पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। मात्र 45% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सारे के सारे लोग धाराशाही। ऐसा ना करो भैया। देखो, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इसे अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली से लिया गया है। तो हमारे भारत देश में जो गवर्नर की स्थिति है, यानी पोस्ट ऑफ गवर्नर की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, बल्कि ये कनाडा से बोरो किया गया है ना। हमारे भारत देश में गवर्नर की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर यानी केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, दिस होल प्रोसीजर इज बोरोड फ्रॉम द कनाडा, यानी ये पूरा का पूरा कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और इस रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसमें सेंटर ताकतवर भी होता है, यानी इसमें केंद्र मजबूत भी होता है और राज्य क्या होता है, क्योंकि भैया अगर राज्यों के संवैधानिक प्रमुख को अगर केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है शक्तियां केंद्र पर ज्यादा हो रही हैं। इसे अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, तो बिल्कुल सर, अनुच्छेद 156 इसके बारे में बता रहा है, आर्टिकल 156 इसके बारे में बता रहा है कि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक इसका कार्यकाल होता है, यानी 5 ईयर तक इसका कार्यकाल होता है डेफिनेटली। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसके दौरान भी, यानी विद इन 5 ईयर, इसके दौरान भी गवर्नर कभी भी अपना इस्तीफा भी दे सकता है और कभी भी उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है। यानी ये जो गवर्नर की पोस्ट है ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ना भैया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होती है। क्लियर है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी ये 5 साल होता है, लेकिन स्टिल कभी भी किसी भी समय हटाया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। तीसरा क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, जाहिर सी बात है कि अभी इस समय यूपी में योगी सरकार है, अभी यूपी में अभी योगी गवर्नमेंट है, लेकिन सपोज करिए कि अभी योगी जी के पास मेजोरिटी ना हो, यानी बीजेपी के पास मेजोरिटी ना हो, ठीक है, तो राज्यपाल के पास इस बात का डिस्क्रेशन होता है कि जैसे मैं गरीब मास्टर हूं, है ना, राज्यपाल को लगता है कि मैं मेजोरिटी दिखा सकता हूं, है ना, मैं विधानसभा में मेजोरिटी दिखा सकता हूं, विधानसभा के जो विधायक हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे भी मुख्यमंत्री अपॉइंट कर सकता है। इसका डिस्क्रेशन ऑफ द राज्यपाल, ये राज्यपाल का विवेक होता है, जाहिर सी बात है। उसको सिर्फ क्या देखना होता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो क्या दिखा सकता है। 3 गलत कैसे है, तो कहा मैंने 3 गलत किया था, मैंने तो बी किया था 1 और 2। मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का विवेकाधिकार उसके बाद होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बार हमेशा याद रखिएगा, सेकंड रॉन्ग नहीं होगा श्वेता। राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, यह अनुच्छेद 156 कहता है, संविधान सीधा सा कह रहा है, इसलिए सेकंड रॉन्ग नहीं होगा प्लीज। चलिए एक बात और समझिए, राज्यपाल हमारे भारत देश में एक ऐसा पद है, संविधान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्यपाल के विशेषाधिकारों का वर्णन है, यानी राज्यपाल के एक तरीके से डिस्क्रेशन का वर्णन है, विवेकाधिकारों का वर्णन है। राष्ट्रपति की तरह पूरी तरह से कठपुतली बन के राज्यपाल नहीं बैठा हुआ है ना, राष्ट्रपति की तरह पूरी तरह से कठपुतली बन के राज्यपाल नहीं बैठा हुआ है, ठीक, बल्कि उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। ऐसा नहीं है, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा।
44वां संविधान संशोधन कहता है एक बार वापस कर सकता है, एक बार वापस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा राज्यपाल के साथ नहीं है। अब एक बात ध्यान देना, बहुमत हो या ना हो इससे मतलब नहीं है मनीष कुमार जी, जैसे आप मनीष जी हैं, है ना। राज्यपाल का ये विवेक है, राज्यपाल को लगता है कि मनीष जी विधानसभा में बहुमत दिखा सकते हैं, तो मनीष जी को मुख्यमंत्री अपॉइंट कर सकता है। फिर आपको वो क्या बोलेगा कि आप बहुमत दिखाइए, यानी आप मेजोरिटी दिखाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके पास मेजोरिटी नहीं होती है, उसको भी, उस पार्टी के नेता को भी क्या अपॉइंट कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। बाद में वो अपना मेजोरिटी दिखाते हैं, बाद में वो बहुमत दिखाते हैं। श्वेता देखो, तुम्हारी बात का जो मैं जवाब देता हूं, अगर कहीं भी प्लेजर लगा होता है तो याद रखो वहां टेन्योर नहीं होता है, आई नो दैट, ठीक है। अगर कहीं प्लेजर लगा होता है तो वहां कार्यकाल नहीं होता है, आपने ये कहा, बिल्कुल सही, लेकिन स्टिल राज्यपाल इसका अपवाद है, ठीक है। राज्यपाल इसका एक्सेप्शन है। संवैधानिक लिहाज से, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित है, बट स्टिल वो प्लेजर की पोस्ट है। लेकिन स्टिल वो प्लेजर की पोस्ट है, मतलब फिर भी इस 5 साल के दौरान भी वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया विचार करो, देखो क्या कह रहा है, अभी तो बता रहे थे इन सब के बारे में। संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की संभावना पर विचार किया गया है। वाओ, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई संभावना स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है। भाई गलत कर दिया बता के। विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसका विवेकाधिकार है, यानी सत्र बुलाने की, भैया समन करने की, लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करने की जो पावर है वो उसका डिस्क्रेशन है, ये कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत वो किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है। वाह, यानी इसके तहत, अपस्था के तहत, ठीक है। हाँ सब बता दो, सब यहीं लीक कर दो, बताइएगा भाई कौन सा सही है। याद करिएगा थोड़ा सा राजस्थान, याद करिएगा थोड़ा सा न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर याद करेंगे, राजस्थान याद करेंगे, तो हो सकता है आप इन सवालों का जवाब अच्छे से दे पाए। मात्र 33% लोग, ऐसे न करो भाई। ऊपर टेलीग्राम लिंक है, जो लोग न्यू है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की संभावना पर विचार किया गया है। बिल्कुल, अभी तो मैंने बताया, ठीक है, अभी तो मैंने बताया कि आर्टिकल 153 नहीं पढ़ा है। राज्यपाल कैसे कार्य करेगा, या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा, ठीक है। यानी इस पर विचार किया गया है। डेफिनेटली राष्ट्रपति की तरह उसे पूरी तरह बाध्य नहीं किया गया है, यानी पूरी तरह प्रेसिडेंट मॉडल का उसे कठपुतली नहीं बनाया गया है। अगर दोनों को अपने अपने स्थान पर रख के कंपेयर करें तो राज्यपाल शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, यानी प्रेसिडेंट पावरफुल दिखाई पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है, विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसका विवेकाधिकार है। नहीं सर, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, साउथ का कोई केस था, कुछ दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उसका विवेकाधिकार नहीं है, यानी ये इसका डिस्क्रेशन नहीं होता है, ठीक। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही ये विधानसभा का क्या करेगा, सत्र बुलाएगा। देखो देखो, तो राजस्थान में बवाल चल रहा है ना, इसी से रिलेटेड अभी राजस्थान में बवाल चल रहा है ना। द हिंदू अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसमें रोज निकलता है ना। राज्यपाल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने राज्यपाल को भेजा है कि भैया आप समन क्या करो, सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल नहीं बुला रहे हैं। तो क्या, हाँ मीटिंग, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं देखो रोज निकलता है कि ये उनका डिस्क्रेशन नहीं है, वो उनका विवेक नहीं है, रोज निकलता है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है ये, कि ये दिस इज नॉट द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नर, ये गवर्नर का जो है विवेक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, सशस्त्र बल अधिनियम, ये गवर्नर का भी राइट होता है, किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है, डेफिनेटली।
दिस इज द राइट स्टेटमेंट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, और ये राइट रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ए और 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये बताइएगा, डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद करिएगा। संविधान का भाग 4, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है भैया। कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल विधायी मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश है। वाओ। कह रहा है, गाय और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीयन थॉट है। मतलब इसमें कौन सा सही है पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है? कौन सा सही है पूछ रहा है? अच्छा, कौन सा सही है बताइएगा भैया, कौन सा सही है? पढ़ लीजिए, पोल दिया जाए, कहिए तो पोल दें। पढ़ लो खूब अच्छे से पढ़ लो। हाँ, एकदम खटाखट पढ़ो, खटाखट। हम्म। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मात्र 47% लोग सही जवाब दे रहे हैं भैया, इससे करोगे तो सही, कसम से कह रहे हैं एकदम। दोनों हो गया क्या? व्हाट इज डीपीएसपी? व्हाट इज डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक तरह का सही लिखा हुआ है, देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट ओनली इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स। सही लिखा हुआ है क्या? नहीं, बहुत ध्यान से समझो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए निर्देश हैं। यानी संविधान निर्माताओं के द्वारा ये राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य कोई भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कानून बनाने के संदर्भ में, किसी भी कार्यकारी यानी कोई भी एग्जीक्यूटिव आदेश आ रहा है तो कार्यकारी संबंधों में भी डीपीएसपी का ध्यान रखा जाए। निर्देश सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं दिया गया है ना? सिर्फ लॉ बनाने के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ लेजिस्लेटिव मैटर में भाई। डीपीएसपी क्या है? टू मेक द वेलफेयर स्टेट, टू मेक द सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस, है ना? सामाजिक और आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस को क्या करने के लिए? क्रिएट करने के लिए ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं। हाँ जरूर है, ये जरूर है, राज्य चाहे तो एग्जीक्यूट करे और राज्य चाहे तो एग्जीक्यूट न करे, यानी ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन स्टिल सिर्फ ये लेजिस्लेटिव मैटर्स में नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव मैटर्स में भी होगा, है ना? एग्जीक्यूटिव मैटर्स में भी होगा। सो स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा क्या कह रहा है? हाँ, हम डीपीएसपी को 3 भाग में पढ़ते हुए बांटते हैं, है ना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम पढ़ते हुए 3 भाग में बांटते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, एक को हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरे को हम लोग कहते हैं लिबरल प्रिंसिपल यानी उदारवादी सिद्धांत। और गांधीवादी सिद्धांत में क्या आते हैं? जैसे आर्टिकल 40, है ना, पंचायत, 47 दारूबंदी वगैरह, 48 है ये कि भैया गाय और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीयन थॉट है। तो बिल्कुल ये सही है। तो इसमें क्या होगा? ओनली ट्रू। क्लियर है? सिर्फ 2। आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया बताइएगा, भारतीय संविधान के द्वारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 25 को याद करिएगा बस, प्लीज। अच्छे से, मतलब आर्टिकल 25 को याद करिएगा बिना कुछ सोचे समझे, और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। पढ़ लीजिए, खतरनाक ट्रैप है इसमें, खतरनाक ट्रैप है, ध्यान देना। ये उन्हीं का सही होगा जिनके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे एक एक बात का प्लस पे ध्यान दिया होगा, है ना? एक एक शब्दों पर जिसने प्लस में ध्यान दिया होगा मेरे, उनका सही होगा। आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण याद कर लीजिएगा, व्याख्या याद कर लीजिएगा।
भाई मात्र 39% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सारे लोग चले गए। ऐसे करोगे भैया? हम्म। ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ओनली को ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? केवल, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय जहां केवल लिखा है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जहां सिटीजन लिखा है ना? जहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जहां सिटीजन लिखा है, जहां क्या लिखा है, ओनली लिखा है, उस पर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करना होता है। उस पर अपनी आंखों को एकदम बड़ी करके देखना होता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा? केवल लोक व्यवस्था क्या, यानी देखो, धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिली है, दैट्स अ फंडामेंटल राइट, है ना? धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिली है, आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन इस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी तो हैं। अब धार्मिक स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के आधार पे ही लगाया जा सकता है, क्या हेल्थ के आधार पे नहीं लगाया जा सकता है? बोलो, हेल्थ के आधार पे क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है? यस। मोरालिटी के आधार पे नहीं लगाया जा सकता है? यस। नैतिकता के आधार पे, है ना? अभी कोरोना चल रहा है, मंदिर जाने से रोका गया कि नहीं रोका गया? अभी कोरोना की वजह से मंदिर जाने से रोका गया कि नहीं? दिस इज द रीजनिंग। हाँ, लगाना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तब फिर मोरालिटी, नैतिकता के आधार पे भी लगाया जा सकता है आपको। नैतिकता के आधार पे लगाया जा सकता है, बोल दो कि ये हमारा धर्म है, हम बिना, हम जो है क्या कहते हैं, जो जैसे मन करेगा वैसे पूजा करेंगे, हम जैसे मन करेगा वैसे पूजा करेंगे, जो पहन के मेरा मन करेगा वो पहन के हम पूजा करेंगे। हमने भगवान जी से मन्नत मानी है कि हम जो है क्या कहते हैं, यही पहन के पूजा करेंगे, तो वॉट एवर, कुछ भी पहन के पूजा कर सकते हो क्या, जो मन में आ जाए आपके। हाँ, दैट्स बिल्कुल मोरालिटी के आधार पर भी लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। केवल लोक व्यवस्था नहीं है, और लोक व्यवस्था जहां लिख दिया है ना, वहां तो ऐसे ही सारा सत्यानाश हो गया है। पब्लिक ऑर्डर एक ऐसा शब्द है ना जिसको स्पेशली डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। सर मास्टर के लिए इस शब्द को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। लोक व्यवस्था में क्या क्या इंक्लूड कर दे भाई स्टेट, निर्धारित कर सकते हो ना? पब्लिक ऑर्डर में तो बहुत कुछ स्टेट इंक्लूड कर देता है, कुछ भी कर दे, बोले नहीं लोक व्यवस्था के लिए किया है हमने। क्या करोगे? आदमी बस जहर खा लेगा। हर कुछ लोक व्यवस्था बताया जा सकता है। देखो कह रहा है संविधान द्वारा सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू वर्ग में सम्मिलित किया गया है। यस। आर्टिकल 25 का क्या है? ये एक्सप्लेनेशन है कि हिंदू वर्ग में बुद्धिज्म को, जैनिज्म को और सिख को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, डेफिनेटली। चलो, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, इसमें होगा केवल दो। ठीक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कब से पढ़ाने लगे भैया? मैं कब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने लगा, ये बताओ। पढ़िएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा धीरे दिख रहा है ये, हमको नहीं आता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है तो विस्तृत व्यवस्था है, इस संदर्भ में कौन सा सही है? आर्टिकल 25 विदेशी नागरिकों के सहित प्रत्येक धर्म को, यानी ये फॉरेन सिटीजन को भी प्राप्त करता है, को भी देता है ये फ्रीडम, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 26 कह रहा है कि पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को देता है। तीसरा कह रहा है ये दोनों अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, यानी इसमें कुछ शर्तें हैं, यानी कुछ कंडीशंस हैं। कह रहा संपत्ति क्रय करने का अधिकार कथन दो में, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन यार। कह रहा संपत्ति खरीदने का अधिकार कथन दो में, यानी इसमें जो दिया है उसका भाग नहीं है। वाह, बताइएगा जनाब। मस्त सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत जबरदस्त सवाल है। ध्यान से पढ़ियो भैया। हाँ, रुक रहे हैं रुक रहे हैं, पजल जैसे है, एकदम सही कह रहे हो, एकदम मस्त सवाल है, तगड़ा पजल है। ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको इधर ध्यान देना है आपको, सेकंड वाले के अनुसार। मतलब आर्टिकल 26 में जो आपको स्वतंत्रता मिली है रिलीजियस कम्युनिटी को, क्या उसमें संपत्ति क्रय करने का अधिकार नहीं है? ये आपको बताना है। पोल चाहिए अब? पोल दिया जाए? ओके, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं।
मात्र 48% लोग जवाब दे पाए, वो भी जब मैंने हिंट कर दिया तब शुरू किया जवाब देना। फोर्थ स्टेटमेंट की नहीं देखी। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट की नहीं देखी, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं दिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में देख लें। यहाँ इतना नहीं होगी ना कि एग्जाम में आपको अपने आप ही नजर आ जाएगा कि नहीं, यहाँ गुरुजी क्लास में खूब नहीं देखे थे, ऐसा है पहले नहीं देख लो, ठीक है, इसीलिए यहाँ नहीं लेके आते हैं। एक देखो क्या कह रहा है, संपत्ति क्रय करने का अधिकार, ए भगवान, आर्टिकल 25 प्रत्येक कम्युनिटी को क्या देता है, सॉरी, आर्टिकल 25 प्रत्येक इंडिविजुअल को धर्म की स्वतंत्रता देता है, हमको धर्म की स्वतंत्रता देता है, आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है, किसी को भी अपने फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, भैया अपने अंतःकरण से आप किसी को भगवान मान सकते हैं साहब, आर्टिकल 25 की अगर व्याख्या करते हुए मैं कहूं तो, ठीक है। हाँ, अपने अंतःकरण से आप अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो रखे हैं, जो है क्या कहते हैं, कमरे में माला चढ़ाए पूजा कर रहे हैं, सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको एकदम अलाउ करता है, कोई बात नहीं, आराम से पूजा करिए, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। आपने अगर उसको भगवान मान लिया है अपने अंतःकरण से, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा ना, आप आर्टिकल 32 से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आर्टिकल 25 प्रत्येक इंडिविजुअल को स्वतंत्रता देता है, वैसे आर्टिकल 26 रिलीजियस कम्युनिटी को स्वतंत्रता देता है। रिलीजियस कम्युनिटी यानी धार्मिक संप्रदाय को स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अब जैसे रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक संप्रदाय, एक रिलीजियस कम्युनिटी है, तो अगर रामकृष्ण मिशन अगर कोई संपत्ति क्रय करेगा तो क्या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का भाग ये होगा? संपत्ति क्रय करने का अधिकार क्या उसकी स्वतंत्रता का भाग होगा या नहीं होगा? बस इतना बता दो, होगा या नहीं होगा? होगा। यहां क्या लिखा हुआ है? नहीं है, तो काट दो इसको। यहां लिखा हुआ है नहीं है, काट दो इसको। अब इसमें देखो थर्ड स्टेटमेंट, यानी 20, ये सही है, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दोनों अपने में परिपूर्ण नहीं है, कुछ शर्तें हैं। तो सर बताएं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं? यस और नो? पढ़ो प्रियांशु जाके 26। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं? यस और नो? यस, डेफिनेटली दीज आर द राइट स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या होगा? 1, 2 एंड 3 हो गया ना। अचल संपत्ति, जो भी संपत्ति है, चलिए आगे आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था ये। मैंने कहा ना कि अब ऐसे ऐसे सवाल होंगे ना जो आपका कॉन्सेप्ट हिला के रख देंगे, इसलिए अब जो है, और आप लोग क्या किया करिए, आप लोग जो है थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए, है ना, क्योंकि जितना कठिन सवाल उतना कम लर्नर, ये तो मैंने महसूस कर लिया है। जितना 2 रुपया वाला सवाल लेके आओगे उतना ज्यादा लोग देखेंगे आपको, जितना टफ सवाल उतना कम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग की जिम्मेदारी है संख्या बढ़ाना। पहला कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद माल्यम यार ये क्या है, मतलब ये कहाँ जजमेंट वगैरह कहाँ पूछने लग गया। कह रहा शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई। अच्छा, ठीक है। कह रहा न्यायिक पुनर्वाविलोकन के प्रावधान में मिनर्वा मिल्स मामले में कटौती कर दी गई है। कटौती मतलब कट, अच्छा ठीक। 42 संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद की संशोधन की शक्ति को असीम कर दिया गया। अच्छा, बताएं जनाब जरा। सुपर 30 बनाए, कम मगर सारे सिलेक्शन देने वाले। मैं सुपर 30 पे विश्वास नहीं करता हूँ, स्नोफ्लैक। मैं 100% एक्यूरेसी पे विश्वास करता हूँ, ठीक है। 100% एक्यूरेसी पे विश्वास करने वाला नमूना हूं मैं, जान लो। चलिए, मेरे लिए हर बालक एक जैसा है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो जिसके 1 नंबर आ रहे हैं। 7 बजे क्लास ही तो वही वाली तो थी, अभी रिशेड्यूल कर दी। जिसका 1 नंबर आ रहा है वो भी मेरे लिए जो है क्या कहते हैं, मेरा उद्देश्य उसको भी सिखाने का है, और जो टॉपर है उनका भी मेरा उद्देश्य उनको भी सिखाने का है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिखाने का उद्देश्य। और मेरे सिखाने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, आपकी लगन से होगा, आपके जुनून से होगा। अगर मेरे सिखाने में इतना दम होता तो आज लाखों स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं ऑफलाइन कोचिंग में, सब सिलेक्ट होते और सब बढ़िया आराम से नौकरी पर मौज कर रहे होते।
आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जुनून आपको सफलता तक लेके जाता है। मैं मात्र एक माध्यम हूं, ठीक है, और माध्यम के रूप में आप मुझे स्वीकार करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद मामले में, यानी शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई थी भैया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, है ना। फंडामेंटल राइट को जो है क्या कहते हैं, अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अमेंड कर सकते हैं, यानी अधिकारों संशोधन किया जा सकता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए। शंकरी प्रसाद मामले में एक तरह देखा जाए तो गवर्नमेंट के साथ ही रहा, है ना, गवर्नमेंट के साथ ही रहा। दूसरा कह रहा है कि 42nd, हाँ अब बताओ, संसद की जो ये संशोधन की शक्ति थी उसको इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट में एकदम अनलिमिटेड कर दिया था, यस और नो, बताया था मैंने। 42nd अमेंडमेंट में उसको इंदिरा गांधी ने अनलिमिटेड कर दिया था, इमरजेंसी की क्लास में बताया था मैंने पढ़ाते हुए। बिल्कुल, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, दिस इज द राइट। क्या कह रहा है, न्यायिक पुनर्वावलोकन के प्रावधान में मिनरवा, ये तो फर्जी लिख दिया है यार आपको कंफ्यूज करने के लिए। बात खत्म हो गई, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें सही होगा। शंकरी प्रसाद केस याद रख, देखो शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, ठीक है, केशवानंद भारती, ये सारा का सारा सब मिला के पढ़ा करिए। हालांकि मैं बताऊंगा इसको जब पढ़ने लगेंगे हम लोग, तो फंडामेंटल राइट जब पढ़ने लगेंगे तो ये पूरा पूरा बताएंगे नए वाले बैच में। पुराने वाले तो पढ़े ही होंगे, पुराने वाले तो पढ़े हैं, लेकिन पुराने वालों का भी इसमें गलत हुआ है। तो जिन पुराने वालों का गलत हुआ है ना, उन लोगों को तो मैं बताऊंगा कल। चलो आगे आते हैं अगले सवाल के साथ। हाँ, मैंने देखा सबका, जिनका जिनका पुराने वालों का गलत हुआ, बच के रहना आप। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? हैं, क्या लिखा हुआ है यार? तो which of the following can the Lok Sabha express a lack of confidence in the government? Lack of confidence in the government, सरकार में विश्वास की कमी, विश्वास की कमी। पढ़िए भैया, ब्रेकअप का कारण, इन 3 चीजें लिखी हुई हैं, देखो, अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन, थैंक यू मोशन, लोकसभा में मनी बिल की अस्वीकृति। इन तीनों में से आपको बताना है कि किससे ये लगेगा, महसूस हो, है ना, सही उत्तर चुनना है। किससे, कौन सा ऐसा हो जाएगा तो ये लगेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या करो, इसमें सही करना है। श्वेता, तुम्हारा सब गलत होगा, ठीक है, सब। आप ध्यान से, एक भी ध्यान से नहीं देख रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रही होगी ना कि एक भी सही नहीं होता तो मेरे ऊपर गुस्सा आती है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनका सही नहीं होता तो मेरे ऊपर एकदम गुस्सा आती है। अगर हम सामने मिल जाए ना तो मर्डर कर, खून कर दे हमारा। हाँ देखो, सब नागिन, स्नेक सब आते हैं। चलिए, एक बात बताइए, एक छोटा सा बात बताइए, समझिएगा जरा सा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्यों पास हो गया? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो क्यों पास हो गया? इसीलिए पास हो गया ना कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं थी। अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता? बोलो। गवर्नमेंट के पास अगर मेजोरिटी होती तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता? नहीं होता। दूसरा, राष्ट्रपति जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाई गई स्पीच जिसमें सरकार की सारी नीतियों की चर्चा होती है, वो अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी प्रस्तुत करते हैं, है ना। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति को जो एड्रेस करता है राष्ट्रपति, उसमें क्या होती है, उस स्पीच कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति तैयार करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करता है ना। और उस स्पीच में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? सारी गवर्नमेंट की नीतियों को क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। तो उसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, उसी को क्या करने के लिए,
राष्ट्रपति जी जो नीतियों का बखान करते हैं उसी पर थैंक यू बोलने के लिए, राष्ट्रपति जी को थैंक यू बोलने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित होगा तो इसका मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट के साथ लोग विश्वास में नहीं है। बताओ ये शो ऑफ होगा कि नहीं? हाँ, राष्ट्रपति हमारी सरकार का प्रयोग करता है, हमारी सरकार का प्रयोग करता है, बिल्कुल अनूप। तो ये शो ऑफ होगा या नहीं होगा? बोलो यस और नो। तो यानी लगेगा कि नहीं, इससे ये दिखाया जा सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होगा कि नहीं होगा? बताओ श्वेता, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो इसका मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होगा कि नहीं होगा? यस, मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, डेफिनेटली, तो राइट स्टेटमेंट। धन भी दे, मनी बिल, अगर मनी बिल रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें भी तो शो होगा भाई, मनी बिल अपना से अपना मनी मनी, ये तो अगर रिजेक्ट हो गया तो इसमें भी शो होगा डेफिनेटली, क्योंकि मनी बिल सिर्फ गवर्नमेंट बिल होता है ना, मनी बिल सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है ना। मनी बिल क्या प्राइवेट मेंबर लेके आता है? गवर्नमेंट ही लेके आती है ना। और गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया बिल अगर कोई स्वीकृत नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ ना कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, विश्वास नहीं है उसके पास। तो दोनों क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, ठीक है। जब अविश्वास हो तो नो धन्यवाद। हाँ, तो ना अविश्वास हो तो नो धन्यवाद, जाहिर सी बात है श्वेता। अगर तुम संसद में बैठी हो, हाँ, तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ विश्वास नहीं है, तो तुम थैंक यू मोशन के पक्ष में वोट क्यों करोगी? फिर तो तुम थैंक यू मोशन के विपक्ष में वोट करोगी, क्योंकि थैंक यू मोशन किस लिए लाया गया? गवर्नमेंट की पॉलिसी को थैंक यू करने के लिए लाया गया है। राष्ट्रपति जो हमारी सरकार शब्द का प्रयोग किए हैं, जो पॉलिसी का बखान करके गए हैं, उन्हीं को तो थैंक यू करने के लिए लाया गया है। तो अगर विश्वास में नहीं रहोगी तो विपक्ष में वोट डालोगी ना, तो विपक्ष में वोट डालोगी तो इसका मतलब क्या है? चलो आगे आते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। क्या यार, एक तो इस खतरनाक हिंदी से परेशान है हम। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, गुड। औपचारिक महाभियोग के द्वारा, गुड, पढ़ लिए होगे आप लोग। निर्णय, जो भी डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट का निर्णय वहां होगा, वहां वहां मतलब सुप्रीम कोर्ट में होगा। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें? सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। अर्जुन अगर ना लिखते तो कुछ हो जाता क्या? हो गया? एक बात बताओ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है भैया? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन? हाँ, लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर, इलेक्टेड वाले भी और नॉमिनेटेड वाले भी। इधर क्या लिखा है? महाभियोग, उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को इम्पीचमेंट लगा के हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है? नहीं भैया, गयो, स्टेटमेंट गलत। तीसरा क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होगा तो विवादों का निपटारा कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना। और उपराष्ट्रपति को इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है। अनुच्छेद 71, विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट कराएगा, एंड इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्र अधिकार है, उसके अलावा और कोई करा भी नहीं सकता है विवादों का निपटारा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। यानी इसमें ये वाला गलत होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। देखो अगला सवाल कह रहा है कि भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में पूछ रहा है। सबसे पहला, वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, उसे वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है।
बताएं जनाब। मात्र 19% लोग सही जवाब। क्या पोल गलत है क्या? पोल गलत है? अच्छा, मैंने सोचा पूछा है कौन सा सही नहीं है, हैं? 1 मिनट रुको। सही तो दिया था यार। मतलब फर्जी। फिर से करो। पोल गलत चिल्लाने लगते हो। पूछा था कौन सा नॉट करेक्ट है। अच्छा, फिर गलत बोल दिया है। अभी बताते हैं, उल्टा कंफ्यूज करवा रहे हैं, देखो अभी। देखो अभी तुम लोगों को बताते हैं। मतलब अभी जान लो, ऊपर ऊपर कूद पंखे बैठ जाएंगे। उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये तो राइट स्टेटमेंट है ना। हमारे भारत देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा? हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे भारत देश में वही बन सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 पढ़िए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही बनेगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता है, वो बन सकता है। दूसरा क्या कह रहा है? उसको वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो भैया, एजीआई को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। हाँ? नहीं। एजीआई राष्ट्रपति पंजीरी पोस्ट होल्ड करता है। जब चाहे राष्ट्रपति उसे अपॉइंट कर दे और जब चाहे राष्ट्रपति उसे क्या कर दे? हटा दे। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। और पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो पहले मैंने पोल क्या दिया था? पहले मैंने पोल क्या दिया था बताओ? ए दिया था पहली बार। देखो कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। पहली बार भी मैंने बी पोल दिया था। सही में ए दिया था। तब फिर, हाँ, अगर पहली बार मैंने, है ना, पहली बार जो है क्या कहते हैं, अगर मैंने पोल ए दिया था तो फिर गलत है भाई। अच्छा, आज मैंने दो गलत कराए। पहली बार मैंने बी पोल दिया था। ठीक है। बोलो तुम लोग, पहली बार मैंने बी पोल दिया था। हाँ। वैसे रही बात जो है क्या कहते हैं कंफ्यूज होने की, तो मैं एक्सप्लेनेशन क्या है लिए करता हूँ भैया। एक्सप्लेनेशन क्या है लिए करता हूँ? इसीलिए तो करता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। और प्रश्न को पूछने से पहले मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। प्रश्न को पूछने से पहले मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि पहले मैं अपने शब्दों के माध्यम से जाल बिछाता हूं, पोल के माध्यम से जाल बिछाता हूं, कुछ कह के जाल बिछाता हूं, हाँ नहीं बोल के जाल बिछाता हूं। इसलिए याद रखा करें। जब तक एक्सप्लेन न करने लगे तब तक विश्वास मत करना, वरना जाएगा, गलत होगा, हम नहीं जानते। आगे आते हैं। और कभी कभी, कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी, कभी कभी मेरे से गलती से पोल टिक हो जाता है और फिर मैं बोलता हूँ नहीं मैंने तो जाल बिछाया था। ये भी कभी कभी होता है। कभी कभी गलती से टिक हो जाता है हमसे। चलो, क्या कह रहा है कि देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है ना? देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। अच्छा। दूसरा कह रहा है कि अमेरिका में जन्मा नागरिक ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। अच्छा, पूछ क्या रहा है? पता नहीं।
क्या कह रहे हो अदनान की मतलब केवल पहली बार जो पोल होता है वही कंसीडर होता है लीडर बोर्ड में? बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो। तो दूसरा वाला कंसीडर तो ऐसा नहीं है, कंसीडर होता है एक्चुअली, बस ये हो जाता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिया जाता है। सब काउंट होता है, एक तरफ से काउंट होता है। चलो, देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। देशीकरण यानी बाई नेचुरलाइजेशन। आई अगर बाई नेचुरलाइजेशन किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ली है, यानी बाद में किसी व्यक्ति ने अगर भारत की नागरिकता ली है, तो एक बात बताओ, क्या वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? बोलो यस और नो। अगर बाई नेचुरलाइजेशन किसी ने बाद में भारत की नागरिकता ली है तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? यस, प्रेसिडेंट वो भारत देश का बन सकता है, यानी भारत का राष्ट्रपति वो बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। हमारे भारत देश में कोई बाई ब्लड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। अमेरिका में जन्मा नागरिक वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। यस, ये स्टेटमेंट सही होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसका वहां जन्म हुआ है। जिस व्यक्ति का वहां जन्म नहीं हुआ है वहां का राष्ट्रपति, जैसे मैं गरीब मास्टर, ठीक है, मैं गरीब मास्टर हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है अमेरिका में, तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता हूं। इसमें केवल दो सही होगा। कितना बुरा लग रहा है मुझे इस कह के। आगे आते हैं अगले सवाल के साथ। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, है ना? अच्छा, इंडिया के बन जाए, ठीक है। अंशुल राजपूत, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। पढ़ो भाई, हम नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ना, तुम लोग यही बोलते हो सब जाल बिछाते हैं। अब पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। प्रियांशु ने टेलीग्राम पे मैसेज किया है कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए मैंने लेफ्ट कर दिया है। प्रियांशु की लग रहा है ज्यादा गलत हो गया आज प्रियांशु का। जिस दिन प्रियांशु का नाम ऊपर टॉप पे नहीं रहता उस दिन प्रियांशु लेफ्ट कर देता है, बोलता हमारा हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है आज। 65% लोग सही जवाब। भैया, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करेगा? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह ना, मंत्रिपरिषद सलाह ना, अपना विवेक ना, अपना विवेक। इसको देख के तो ये करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल, ये देखो, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लिख दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पॉइंट लिखवा दिया गया कि ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही वो कर सकता है ऐसा। और कैबिनेट शब्द का प्रयोग यही एक जगह जो है हमारे भारतीय संविधान में आपको मिलेगा। यही एक जगह आपको भारतीय संविधान में पूरा का पूरा कैबिनेट शब्द का प्रयोग, है ना, मिलेगा। इंदिरा गांधी जी ने नहीं करवा दिया था अंजलि, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। 44वें संविधान संशोधन के दौरान जनता पार्टी की सरकार थी। चलो आगे बताओ। एमपी सिंह कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट, याद रखना, कैबिनेट। एक ही जगह यही कैबिनेट शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है संविधान में। ठीक, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो और उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। वाओ। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए, यानी पुनः 6 सप्ताह के भीतर इसे पुनः पारित किया जाना चाहिए, है ना? बताओ भाई क्या होगा इसमें। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब संसद का दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर पुनः
ठीक है, इसका मतलब समझना, इसकी बैठक का मतलब है इसकी पुनः बैठक, रीअसेंबल जब पार्लियामेंट हो रही है तब। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है, आपको बताना है आराम से। पोल आपके सामने। अच्छा, आपको मतलब कुछ जो स्क्रीन आ रही है उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या? आपके फोन पे जो स्क्रीन आ रही है उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या? नहीं। पीछे पर्दा दिख रही है? पीछे पर्दा दिख रहा है? जल्द बदलाव करेंगे। चलिए। अच्छा, ऊपर रेफरल कोड ऊपर आ रहा है। हाँ, ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। चलिए भैया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। यस, इट इज द राइट स्टेटमेंट, है ना? कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तब ऑर्डिनेंस इशू नहीं होता है। ऑर्डिनेंस कब इशू होता है? जब संसद सत्र में नहीं हो, यानी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और इस बात का आभास हो जाए, यानी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि तुरंत तुरंत कुछ करने की जरूरत है, यानी लॉ बनाने की जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट पर। ठीक। अब एक बात समझिएगा जरा सा, अगर एक सत्र ना चल रहा हो, जैसे यहां बताओ, अगर एक सत्र ना चल रहा हो तो क्या ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है? यस। हाँ, रोली किया जा सकता है। अगर एक सत्र भी नहीं है तब भी ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 माह के भीतर, या जैसे ही संसद दोबारा बैठेगी, जैसे ही संसद रीअसेंबल होगी, रोली अगर राज्यसभा लोकसभा नहीं चल रही है, सिर्फ राज्यसभा चल रही है, तब भी ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। लिखा हुआ है, पढ़ लेना, आर्टिकल 123, 123 पढ़ो। 6 सप्ताह के भीतर इसे पुनः पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये 6 सप्ताह मिला लो, और दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितने दिन का हो सकता है? 6 महीने। तो यानी अगर मान लो, सपोज करो, सपोज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मान लो, गरीब मास्टर आपसे मनवा रहा है, मान लो, ठीक है, अगर मान लो 6 महीने तक सत्र ना आया तो 6 महीने बाद तो आना ही होगा। अब 6 महीने बाद आएगा ही आएगा, तो कितने हफ्ते के भीतर पारित होना है? 6 हफ्ते के भीतर पारित होना है। ठीक है। अच्छा प्रियांशु, तुम फिर आ गए? तुम्हें किसी ने बता दिया क्या मैसेज करके कि मैंने क्या बोला था? तो इसमें दोनों सही होगा। आगे आते हैं। मैंने ये बोला था कि प्रियांशु के 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, इसलिए प्रियांशु का नेट खराब हो गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑर्डिनेंस केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में किसी एक का सत्र चल रहा हो। वाह, अभी बताया फिर आ गया। अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निश्चित कर सकता है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जारी नहीं किया जा सकता। बताओ जनाब। पोल दिया जाए? रेडी फॉर द पोल? हाँ, ये तो सरल है ना, इजी है। इतने जानते हो, जो लोग लगातार 1 महीने से मेरा एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं, जो लोग लगातार 1 महीने से एमसीक्यू फॉलो कर रहे हैं, वो लोग अगर पवेट के क्वेश्चन ना आए तो मतलब मुझे इतना विश्वास, मतलब आई होप कि अगर आप पवेट के क्वेश्चन अगर ना आए तो आई होप आपके सारे सवाल सही होंगे। मतलब अगर ईश्वर ने सब कुछ अच्छा रखा तो, अगर आप लोग प्रैक्टिस करके गए, लास्ट टाइम आपने अगर जो है लापरवाही न की, लास्ट टाइम अगर आपने लापरवाही नहीं की और सब कुछ अच्छा रहा, मतलब जैसे पीसीएस में तो 100% सही होंगे, है ना? जो लोग पीएससी की तैयारी करते हैं उनके तो 100% सही होंगे, क्योंकि इसमें पवेड आता नहीं है। यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी में आजकल मैं देखता हूँ पिछले कुछ सालों से पॉलिटी थोड़ा कम करता है ना?
और पवेट के क्वेश्चन पूछ लेता है प्रीलिम्स में, मतलब प्रीलिम्स के एमसीक्यू में डाल देता है पवेट के क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा डाल देता है, 1 2 3 4 क्वेश्चन डाल देता है, उससे जाल बिछ जाता है ना। वो डाल देता है तो उससे क्या होता है कि मतलब हो जाता है। हाँ पीसीएस में तो अगर आपने लापरवाही नहीं की तो उसमें तो 100% आप पॉलिटी कर ले जाओगे, 100% कर ले जाओ। पबैट का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई तुम ही पढ़ाने के लिए कह रहे थे। एक अध्यादेश केवल, इसमें तीनों होगा भैया। अध्यादेश केवल उन्हीं सब्जेक्ट पे जारी किया जा सकता है जिस पर संसद क्या कर सके, विधि बना सकती है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सदनों में किसी एक सत्र चल रहा हो। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी राइट स्टेटमेंट है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित कर सकता है। हाँ बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन के लिए क्या ऑर्डिनेंस आ सकता है भाई? संविधान संशोधन के लिए क्या ऑर्डिनेंस आ सकता है? नो, संविधान संशोधन के लिए कभी भी ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। अगर एक सेशन भी ना हो, देखो रोली समझो इसको, देखो ये स्टेटमेंट सही हुआ है इसमें, अगर एक सेशन भी ना चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी होगा जिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर जिस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती है उस पर क्या अध्यादेश जारी होगा क्या? नहीं, उस पर नहीं जारी होगा। अगला सवाल देखो, ये तो मतलब फर्जी कंफ्यूज कर रहा है ये सवाल। देखो तुम लोग को जादू दिखाएंगे, बैकग्राउंड चेंज कर देंगे जल्दी। न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है। अच्छा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको निकाल के पता नहीं कहां ले जाके रख दिया गया, ऐसा कुछ बोल रहा है। बताइएगा जरा। और अब की बार अगर तुम लोग बोले ना पोल पोल तो बताएंगे, इस बार मैं ध्यान ध्यान से दे रहा हूं पोल। कौन सा 29% लोग बी के साथ गए हैं, जिन लोगों ने नहीं नहीं देखा है ना, नीचे लिखा हुआ है नहीं। देखो कौन सा असत्य है लिखा हुआ है, कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, आप सही बता रहे हैं। पूछ रहे कौन सा नॉट करेक्ट है। अब फोन नहीं चलाएंगे, अब पोल तो भैया बहुत ध्यान से देंगे क्योंकि तुम लोग जो है क्या कहते हैं, पोल पोल के हमारे ही साथ ट्रैप बिछा देते हो कि दूसरी बार सही तो फिर आपकी सही हो जाए। न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है, ये गलत है। तो अगर संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचा मान लेते तब जो है क्या कहते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार कभी नष्ट होता? अगर संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचा मान लो, राइट टू प्रॉपर्टी को अगर बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दे सुप्रीम कोर्ट, तब तो मजा ही आ जाए। तब तो आपकी जमीन आपकी। आप अगर हाईवे जा रहा है और हाईवे सड़क जा रही है और उस बीच में आपका खेत पड़ गया और आप उस खेत में धनिया बोते हो और कह रहे हो नहीं हम इसमें धनिया बोते हैं, हम पूरा गांव धनिया खाता है, हम सड़क नहीं जाने देंगे, तो सड़क नहीं जाएगी फिर, है ना, क्योंकि ले ही नहीं सकते आपकी जमीन आपसे। चलो, कह रहा है कि 44th अमेंडमेंट, यस सर, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था। 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे फंडामेंटल राइट से हटा के इसे लीगल राइट बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में ले जाके रख दिया गया। और इसीलिए किया गया था क्योंकि पता चला जा रहा है हाईवे, यहाँ आपका खेत पड़ गया, अब आप अड़ गए, नहीं हमको धनिया यहीं बोना है, हम जाने ही नहीं देंगे। अब आप संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, कोई कुछ आपका कर भी नहीं सकता है ना, कोई कुछ आपका कर भी नहीं सकता है, बहुत धनिया। अब आप जाने ही नहीं दे रहे हो, कह रहे हो सड़क इधर से ले जाओ, अब सड़क इधर से जानी है, कह रहे हो सड़क इधर से ले जाओ, तो यानी डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा था। इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से ऐसा किया गया कि फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया, हटा के इसको लीगल राइट बना दिया गया। लेकिन लीगल राइट बना दिया गया इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे आपकी जमीन छीन लेंगे। आपकी जमीन आपकी ही है, ठीक है, आपकी जमीन आपकी है, सारी जमीन स्टेट की नहीं हो गई है, लेकिन हाँ स्टिल अगर स्टेट को उस जमीन की जरूरत है तो आपको पैसा देंगे, मुआवजा देंगे, लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे और जमीन लेंगे। ठीक है, भले उसके 4 गुना आपको पैसा दें, ठीक है, भले इसका 4 गुना पैसा दें आपको वो। खैर अगला सवाल आते हैं। संविधान को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। अच्छा, क्या कह रहा है? अच्छा,
धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल है। प्रिविलेज राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार एक्चुअली राष्ट्रपति का विशेषाधिकार निशेषाधिकार एक ही तरह समझिएगा। नो स्लाइड, स्लाइड ही नहीं आ रही है। चलिए भाई, प्रियांशु और आस्था, आप लोग क्यों लड़ते हो? और प्रियांशु जो है तुमसे सीनियर है आस्था, इस तरह अच्छा नहीं लगता है ना, गलत बात है ना ये। आप जो है क्या कहते हैं, अपने अंदर सम्मान डेवलप नहीं कर सकते हो, आप खुद के अंदर अगर रेस्पेक्ट डेवलप नहीं कर सकते हो तो आप डीएम बन जाओगे जिले के, तो जिले में एक रेस्पेक्टफुल माहौल कैसे डेवलप करोगे बताओ? अगर अपने अंदर आप जो है क्या कहते हैं इस तरह का दूसरों के लिए रेस्पेक्ट नहीं डेवलप कर रहे हो, तो आप जिले के डीएम बन जाओगे तो वहां पे कैसे रेस्पेक्ट डेवलप करवाओगे? गलत बात है ना। थोड़ा बहुत समझा करो चीजों को यार। चलो, राष्ट्रपति को स्वागत है सभी का भैया, स्वागत है अंजलि। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को क्या प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है? नो। संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति कभी भी वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। यस सर। क्या धन विधेयक को जो है क्या कहते हैं लंबित रख सकता है? राइट स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। क्यों राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है? क्या राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है? हाँ, होता है, डेफिनेटली होता है। अरे भाई, राष्ट्रपति अपने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है। देखियो ना, एब्सोल्यूट वीटो, दो प्रकार के एब्सोल्यूट वीटो होते हैं। एक में देखो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास दो प्रकार के एब्सोल्यूट वीटो होते हैं। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल के केस में, और एक होता है कि पुरानी सरकार के द्वारा लाया गया बिल है और नई सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहा है सिग्नेचर मत करो, है ना नीरज? पुरानी सरकार के द्वारा लाया गया बिल और नई सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहा है सिग्नेचर मत करो। तो ये एक तरह की राजनीतिक परिस्थिति ही तो क्रिएट हुई है राष्ट्रपति के पास, कि पुराना वाला मंत्रिमंडल उससे कह रहा था साइन करो, नया वाला मंत्रिमंडल आया कह रहा है सिग्नेचर मत करो। बताओ। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी विधेयक को वीटो कर रहा है प्रेसिडेंट, अगर किसी भी विधेयक को वीटो कर रहा है तो क्या मतलब है इसका? मान लो किसी ने अगर पॉलिटिकल हित साधने के लिए कोई कानून बनाना है, किसी ने, हाँ बताओ, किसी ने अगर अपना पॉलिटिकल हित साधने के लिए यानी राजनीतिक हित साधने के लिए अगर कोई लॉ बनाया है, तो उसको राष्ट्रपति वीटो कर दे रहा है तो क्या दिक्कत है? ये राजनीतिक परिस्थिति नहीं है? ये भी तो राजनीतिक परिस्थिति है ना। ये तो क्या है? हाँ, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज है, डेफिनेटली ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो विकास सर? आज मैंने एक आकाश सर का लाइव वीडियो किया था, बहुत हलवा क्वेश्चन थे और बोल रहे थे यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन। विकास, गलत बात है। किसी भी एजुकेटर की बुराई मैं अपने मतलब सेशन में नहीं सुनता, ये गलत बात है। हर एजुकेटर का अपना एक धर्म होता है, हर एजुकेटर का अपना एक कहानी होती है ना। हर व्यक्ति जो है क्या कहते हैं अपने हिसाब से करता है चीजों को यार। एक एजुकेटर के द्वारा पढ़ के दूसरे एजुकेटर से जाके उसकी बातें बताना, ये कहाँ तक है? मतलब दैट्स नॉट फेयर। ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है ना। आप पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, ये गलत बात है ये। ठीक है, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे पढ़िए, आपको जिससे अच्छा लगे। सर, यू आर द एस्पायरेंट यार भाई, आप लोग क्यों नहीं समझते हो?
आप 21 साल के हो गए हो, आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर इस तरह से आपका अप्रोच रहेगा तो आप जिला कैसे संभालोगे? बताइए, अगर इस तरह से आपका अप्रोच रहेगा, आपको सबको एक तरीके से लेके चलना। एक आदमी आपके पास आएगा और बोलेगा सर कि फलाने ग्राम प्रधान ने हमको पीट दिया है, दूसरा आदमी आएगा बोलेगा दूसरा, पता चला विधायक जी आ गए, बोले ग्राम प्रधान हमारा आदमी है। हाँ, विधायक जी अब इधर गए, फिर पता चला इधर से मंत्री जी आ गए, बोले जिसको पीटा है वो हमारे मामा का लड़का है। तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? अगर ऐसा मतलब अप्रोच डेवलप करोगे तो क्या होगा? यही तो होगा। फिर कैसे होगा? कैसे डिसीजन ले पाओगे? सो प्लीज, हाँ, फिर यही कहोगे नहीं हम तो जाके सो जाएंगे, है ना? हम तो स्वविवेक कैसे डेवलप होता है? स्वविवेक कैसे डेवलप होता है? ऐसे ही तो होता है स्वविवेक डेवलप ना विकास। अगर आप जो है क्या कहते हैं एक अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका मतलब आपके अंदर थोड़ा सा ये भी होना चाहिए। पब्लिक प्लेस है यार, एक पब्लिक प्लेस है। किसी एजुकेटर को आप बोल रहे हो कि उनके क्वेश्चन इस तरह थे, उन्होंने बोला था कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर ना यार। मतलब उनकी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे ना। कोई भी हो मास्टर है तो वो भी टीचर ना जिनके बारे में आप कह रहे होगे, दैट्स नॉट फेयर, ये गलत बात है। ये आप अनअकैडमी पे आप किसे चूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे चूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आपको अनअकैडमी ने राइट दिया है, आप जिससे मन करे उससे पढ़िए सर, कोई मना नहीं करता है। आप जिससे मन करे उससे पढ़िए, मेरे से पढ़िए, किसी और से पढ़िए, बट ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, चलो आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भैया बताओ, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य का अलग होता है। यानी प्रत्येक एमएलए का जो वोट की वैल्यू होती है, प्रत्येक विधायक की जो वोट की वैल्यू होती है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। ठीक, बस अब आई थिंक लास्ट है, दो तीन बचे, एक दो बचा हुआ है। विकास तुम बुरा मत मानना, तुम्हारे भले के लिए है भाई, ठीक है? हमेशा जो है जीवन भर काम आएगा, ऐसी चीजें होती हैं, आदमी सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है। हो सकता है कल हम भी तुम्हारे जैसे रहे हों, लेकिन धीरे धीरे हम अपने अनुभवों से सीखे हैं। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। कह रहा है कौन सा सही है? भैया बहुत ध्यान से बताना, बहुत इजी सवाल है। आप इलेक्शन प्रोसेस याद करो, आर्टिकल 55। हम्म, कौन सा राइट स्टेटमेंट है ये वो पूछ रहा है, राइट स्टेटमेंट। अरे नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे ना। आगे चल के पढ़ेंगे यार, काहे परेशान हो? प्रत्येक विधायक, देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमएलए पार्टिसिपेट करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमएलए पार्टिसिपेट करता है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलएज, टोटल इलेक्टेड एमएलएज यानी कुल निर्वाचित विधायक, ठीक है, इंटू 1/1000। तो ये टोटल पॉपुलेशन कहाँ की काउंट होती है? उस स्टेट की जहां का वो एमएलए होता है। तो एक बात बताओ, यूपी के एमएलए की जो वैल्यू आएगी, यानी यूपी के विधायक की जो वैल्यू आएगी, क्या वही एमपी के एमएलए की आएगी? नहीं ना, क्योंकि एमपी की पॉपुलेशन अलग होगी, उड़ीसा की पॉपुलेशन अलग होगी। तो यानी प्रत्येक राज्य के एमएलए की वैल्यू जो होगी, प्रत्येक राज्य के विधायक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। प्रत्येक राज्य के एमएलए की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना? फार्मूला तो सेम है, फार्मूला तो सबके लिए सेम है, लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या क्या है? अलग अलग है। ठीक। सेकंड क्या कह रहा है? लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये तो गलत बता रहा है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकलती है? जो पूरी एमएलए की वैल्यू आई है, जो पूरे एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट आया है पूरा जितने, अपॉन टोटल इलेक्टेड एमपीज यानी कुल सांसद, है ना? टोटल इलेक्टेड एमपीज यानी इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर की वैल्यू सेम होती है। लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है?
यानी लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये गलत स्टेटमेंट होगा। एमपी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो, हम लोगों ने पढ़ा है, इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं आया है जिसको मैंने प्लस बैच में ना पढ़ाया हो। अगर आया हो तो बता दो मेरे को, कोई भी है, जितने लोग प्लस बैच किए हैं आया है बताओ। एमपी आप तो थे हो प्लस बैच में ना, आप तो हो, देखते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको? वॉट एवर यूपीएससी यूपीपीएससी आया है ना, सब पढ़ाया है मैंने, देखा होगा। अगर पुराना वाला बैच, चाहे वो बीईओ का बैच हो, है ना, चाहे वो पॉलिटी प्रीलिम्स का पुराना वाला बैच हो, चाहे वो सबसे पहला वाला जो प्रीलिम्स का बैच चला था वो, 3 बैच अब तक पॉलिटी के कंप्लीटेड हैं, और 3 के 3 बैचेस में सब पढ़ा, एक एक स्टेटमेंट मैंने बताया, बोल बोल के पढ़ाया है। देखो तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूरा का पूरा पढ़ा है। अच्छा इजी लग रहा है इसलिए पूछ रहे हो? हाँ है तो यूपीएससी का ही, मतलब ये चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पढ़े हो यार तो करने में क्या दिक्कत है? क्या कह रहे हो, मेंबर ज्यादा है इसलिए वैल्यू क्या होगी, कम होगी? किसकी वैल्यू कम होगी? लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ऐसा नहीं है, तो बराबर ही होता है ना। और इसमें क्या होता है, अलग अलग। तो ये इसमें कौन सा स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो केवल, सॉरी, केवल एक सही है, ओनली वन। ठीक है, समझ गए इस बात को ना? अगर देखो एक बात समझिएगा जरा सा, इसको अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप 55 पढ़ेंगे, जब आप इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो जल्दी पढ़ने की, तो मेरा एक स्पेशल क्लास है, फ्री है, फ्री स्पेशल क्लास है राष्ट्रपति के चुनाव की, उस स्पेशल क्लास को जाके देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव भारत देश में संपन्न होता है, एक एक चीज मैंने बताई है, विद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखते हुए, मेंस को भी ध्यान में रखते हुए मैंने बताया। फ्री है वो, ढूंढ के आप उसको पढ़ लीजिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अंतिम सवाल है सर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा उप मंत्री सम्मिलित नहीं नहीं होते, है ना। अब आप बताइए जनाब, कौन सा क्या है सही है? देखो पोल दे देता हूं, अच्छा मैं, मुझे पता है कि आप लोग डी लगाओगे। 36% लोग मात्र सही जवाब, सी लगा रहे हैं ज्यादातर लोग। भाई पार्लियामेंट्री, है ना। नहीं नहीं, क्यों डी, सी बोलना चाह रहा था मैं, अतुल सी। देखो एक बात ध्यान देना, उसमें जो पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना बाध्यकारी है, तो डेफिनेटली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में राष्ट्रपति तो बाध्यकारी होता ही है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात पे एक बार वो वापस कर सकता है, एक बार वो वापस कर सकता है, लेकिन स्टिल तो बाध्यकारी है ना। दोबारा अगर मंत्रिपरिषद उसके पास जाएगी तब तो उसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा ना। तो राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए बाध्यकारी ही होता है, वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है, तो मंत्रिमंडल में, सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है नीरज क्योंकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, है ना। मंत्रिमंडल में तीनों मंत्री नहीं होते हैं, मंत्री परिषद में तीनों मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में तीनों मंत्री होते हैं, कैबिनेट लिखा हुआ है उसमें। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो एक बार समझना, ये लीडर बोर्ड देख लो फिर बताते हैं, थोड़ी देर बने रहो, बताते हैं अभी। अमित कुमार गुप्ता जी और स्नैक ड्रैगन और अदनान। ये स्नैक ड्रैगन, पहले तुम बताओ अपना नाम ओपन करो भाई, कौन है स्नैक ड्रैगन? नाम ओपन करो जल्दी अपना। हाँ अदनान टॉपर, आस्था टॉपर, अमित सबसे पहला स्थान आया है स्नैक ड्रैगन का, दूसरा स्थान आया है
अदनान और अमित का और आस्था का, तीसरा स्थान कल्पना का और सांची का, और चौथा स्थान सृष्टि का और आयुषी का। साची, तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखती हो क्या? सृष्टि का और आयुषी का, इसके बाद फिर उसके बाद अनूप का और स्वाति का। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। नहीं नहीं स्नैक, तुम अपना नाम ओपन करो ना, ब्लॉक करेंगे अभी तुमको, तुरंत नाम ओपन करो जल्दी। तुम नीतीश हो या अजय हो? जल्दी नाम ओपन करो। हाँ, उसी उसी ग्रुप से हो, मुझे पता है तुम लोग का, तुम लोग। संदीप तुम हो यार। चलो, हाँ हाँ समझ गए संदीप। क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यस डेफिनेटली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी है कि हमारे भारत देश में राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही सलाह पे कार्य करेगा, और इसका द्वारा सलाह दिया गया सलाह राष्ट्रपति के ऊपर सभी मामलों में बाध्यकारी होती है। ठीक है। दूसरा, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा उप मंत्री सम्मिलित नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा उप मंत्री सम्मिलित नहीं होते हैं। तो एक बात बताओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन के तीनों मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी होता है, ये भी, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे और उप मंत्री भी होंगे। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए, कैबिनेट की बात की जाए, तो कैबिनेट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कैबिनेट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैबिनेट। वही तो लिखा हुआ है, कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। एमओएस लिखा हुआ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हाँ तो ठीक तो है, तो सही होगा ना? हाँ डेफिनेटली सही होगा, ये भी सही होगा। वो ले दिया था, तो ठीक है, अब सी समझ लो, है ना? सी समझ लो, अगर ये दिया था मेरे हिसाब से तो सी ही दिया था मैंने, सी दिया था, ए दिया था। फिर से लोगे क्या? अच्छा चलो ठीक है, माफी चाहते हैं भैया। हाँ आज बहुत गलत करवाए हैं, आई नो, लेकिन कल, आज जानते हो, आज लोग कम थे इसलिए कॉन्फिडेंस लूज था, इसलिए गलत हुआ। कल शेयर कर दीजिएगा, जब भी टेलीग्राम पे जाए ना, तो अपने सारे ग्रुप्स में उसे शेयर कर दीजिएगा, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, तब गलत नहीं होंगे। ठीक है। दिस इज द रेफरल कोड, इससे आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं 10%। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए।